हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने पोर्टफोलियो सीरीज के अगले स्टॉक के बारे में। अगर उससे पहले कि आपने जो भी सीरीज के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये आपके पोर्टफोलियो मैनेज करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए चलते हैं आज के स्टॉक पे। आज के स्टॉक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बाकी जो अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक उसी की तरह ही है। ये बेसिकली जो इनका कंज्यूमर साइज होता है वो छोटे कस्टमर होते हैं, जिससे जिनको टिकटिंग साइज मतलब इनका बहुत छोटा होता है। और थोड़ा सा बट इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं बाकी बैंकों से। तो इसलिए इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक बोला जाता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एक बार हम देख लेते हैं इनका बिजनेस सेगमेंट क्या है। रिटेल बैंक रहती है, होलसेल बैंकिंग नेटवर्क। और जो इनका लोन बुक फाइनेंशियल 24 में था, इनका टोटल ग्रोस लोन बुक का जो साइज था 27,700 करोड़ था। और ग्रुप लोन 56% था उसमें पार्टिसिपेट। एफोर्डेबल हाउसिंग 16% था। और माइक्रो इंडिविजुअल लोन 16% था। एमएसई 5% था। और एफ आई जी लैंडिंग 5%, अदर 3%। तो आप देख सकते हैं उसी तरह के इनके लोन बुक के साइज है कि जो छोटे इंडिविजुअल होते हैं और जो छोटे लोन होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो टोटल डिस्काउंट वाज 5,700 करोड़ इन क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल 24। द कंपनी इज रिक्वायर्ड 2.57.8 लाख न्यू कस्टमर इन क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल 24। और जो 9 मंथ के फाइनल मतलब जो अभी जो क्वार्टर खत्म होता है सितंबर को, उसकी बात कर रहे हैं ये। तो इन्होंने इन्होंने इसमें 2.5 एक कस्टमर ऐड किए थे। ठीक है, अब एक बार इनका मार्केट कैपिटल देखता हूँ तो 8,677 का मार्केट कैपिटल। स्टॉक भी 6.88 का है। आरओसी 10.6 का है। लास्ट 12 मंथ का जो प्रॉफिट है 1254 करोड़ का है। जो प्रमोटर होल्डिंग है 73.6% है। इंडस्ट्री भी 3.3 का है। जो करंट प्राइस है 44.3 का है। बुक वैल्यू 20.5 की है। और आरओई 33.3% है। बहुत अच्छा आरओई है बैंकिंग सेक्टर में। और क्लोजिंग परसेंटेज कोई है नहीं। हाई प्राइस ऑल टाइम इसका 63 है। और जो 52 का वीक का लोन का 25 है। और हाई इन्होंने अभी बनाया था वही इनका ऑल टाइम हाई भी है। 52 वीक का हाई भी वही है। डिविडेंड yield 2.28% है। और फेस वैल्यू 10 का है। और डेट टू इक्विटी 7.08 है, जो कि इनकी इन्वेंट्री होती है बैंकिंग सेक्टर में। और नंबर ऑफ शेयर 196 करोड़ है। अब इनका एक बार लास्ट ईयर का जो क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो 1082 के इनकी दिसंबर लास्ट 22 दिसंबर में इनका रेवेन्यू था, जो इस पर बढ़कर 1471 हो गया था। और जो नेट प्रॉफिट है 293 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़ करोड़ हुआ था। ठीक है। और अगर आप ईयरली ग्रोथ देखो तो 148 करोड़ से बढ़कर 533,000 की ग्रोथ है। यानी 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट 12 में इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ है। और जो नेट प्रॉफिट जो 2 करोड़ का हो जाता ना, वो 1261 करोड़ का आया है। ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने अपनी ग्रोथ दिखाई है, बहुत अच्छी सेगमेंट दिखाई है। और इनका जो बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में इनका जो 9955 करोड़ इनके पास इक्विटी कैपिटल खुद का है। रिजर्व इनके पास 2054 करोड़ का है। और बोरिंग इनके 2817 करोड़ है। मतलब यही है बोरिंग जो इनकी इन्वेंट्री होती है वही ये बोरिंग है। ठीक है। और फिक्स एसेट इनका 265 करोड़ का है। और जो सीट वैल्यू है 18 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट इनका 8510 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मार्केट कैपिटल से ज्यादा है, तो ये एक अच्छा पॉइंट लगता है मुझे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करें तो 73.60 इनके पास खुद प्रमोटर के पास है, यानी जो मैक्सिमम हिस्सेदारी हो सकती है वो उनके पास खुद ही है। एफआई के पास 3.70 है। और डीआई के पास 3.99 है। और जनरल पब्लिक के पास 18.72 है। एक बार देख लेते हैं जनरल पब्लिक को। हाँ, 18.72 ही जनरल पब्लिक का दिखा रहा है। बाकी मतलब 82% ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग हैंड में ही नजर आती है। तो ये तो रहा इसका फंडामेंटल। एक बार टेक्निकल चार्ट में देखते हैं तो टेक्निकल चार्ट में जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी थी ना, जो मुझे अच्छा लगा था वो ये था। जो इन्होंने जब इन्होंने बेसिकली उज्जीवन उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज है, उससे ये डी मर्ज हुआ था। उस टाइम पे मर्ज होने के बाद अलग से लिस्ट हुआ था। तो उस टाइम पे ये इन्होंने लास्ट हाई बनाया था। और उसके बाद लगातार स्टॉक नीचे नीचे रहा था। और जो ये डेट है, ये 16 दिसंबर 19 की डेट है। ठीक है, 62.40 का इनका प्राइस था, जो कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये डाउन डाउन चल रहा था। एक बार अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे ना फंडामेंटल, तो हम एक बार मार्च के ही देख लेते हैं। ठीक है, तो 2704 करोड़ की उस टाइम पे रेवेन्यू था, जिस टाइम पे ये वाला प्राइस था। ठीक है, और उसके बाद और जो नेट प्रॉफिट था उस टाइम में 350 करोड़ का था। अब रेवेन्यू बढ़कर कितना हो गया, 533 का हो गया। और जो सेल है वो 1261 की हो गई। यानी अभी रेवेन्यू डबल नहीं हुआ है, अगर वहां से डबल के नजदीक है। बट जो नेट प्रॉफिट है ना वो 350, यानी 4 टाइम नेट प्रॉफिट हो गया, ऑलमोस्ट 4 टाइम
हो चुका है, तो क्या हमें नहीं लगता कि अगर सिंपल कैलकुलेशन करें तो यहाँ से स्टॉक को 4 गुना हो ही जाना चाहिए? 4 गुना ना तो कम से कम डबल तो हो ही जाए, ठीक है? तो 60 से 100 तो हो ही जाए, और अभी कहाँ चल रहा है प्राइस? बिना किसी रीज़न के, ठीक है? और एक बहुत अच्छा इन्होंने पैटर्न भी बनाया है, जिसे हम कप विद हैंडल का पैटर्न बोल सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल का पैटर्न भी बोल सकते हैं। आप ये देखो, कितना अच्छा प्यारा ब्यूटीफुल पैटर्न बना हुआ है। और अभी ये रीटेस्ट करके वापस से नीचे आया, इसको ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट ब्रेकआउट ऐसे जब फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं ना, तो उसमें किसी चीज का डर नहीं लगता। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि जब फंडामेंटल लगातार वो अपने अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो कितनी ग्रोथ नजर आती है करंट प्राइस से? ऑलमोस्ट 130% की ग्रोथ नजर आती है बेस्ड ऑन पैटर्न, और बेस्ड ऑन फंडामेंटल तो ग्रोथ मुझे उससे भी ज्यादा नजर आती है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भी ये रुकेगा, बट हम बेसिकली जब भी हम अपनी पोजीशन या कुछ स्टडी करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, बेसिकली टेक्निकल जो टारगेट आता है हम उसी पे ही हम टारगेट करते हैं कि उसी पे हम निकल जाए, उसके बाद दोबारा स्टॉक डाउन आता है किसी और, क्योंकि हम होता यही है कि स्टॉक कभी भी जब एक बार अपना एक टारगेट हिट करेगा, तो एकदम बहुत कम चांसेस होता है कि वो लगातार भागता चला जाए, या फिर रिजल्ट इतना अच्छा रहे, अदरवाइज वो टारगेट हिट करने के बाद थोड़ा नीचे आता ही है। हम दोबारा एंट्री के बारे में तब सोच सकते हैं, या फिर हम अगर हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू है, तब हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब इसमें देखो पॉजिटिव पॉइंट मुझे क्या क्या नजर आता है। पॉजिटिव पॉइंट मुझे सबसे अच्छे नजर तो यही आते हैं कि प्रमोटर के पास कंप्लीट होल्डिंग है, नेट प्रॉफिट लास्ट 12 मंथ का काफी अच्छा है, मार्केट कैप बहुत अच्छी है, ठीक है, और डेट टू इक्विटी नेगेटिव होती है, और कंपनी डिविडेंड भी अच्छा पे करती है, और आरओई जबरदस्त है, ठीक है। और एक चीज और है इसके अंदर, देखो, द बैंक ऑफ करंटली प्रोसेस ऑफ रिवर्स मर्जर विद उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बेसिकली जब ये मर्ज हुआ था, तो अब वापस से इसमें जो प्लान ये इस प्रोसेस में वापस से इसको उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज उसका मर्ज करने पे प्रमोटर काम कर रहे हैं, और उसकी मार्केट कैप कितनी है, ये इसके साथ मर्ज होना है, ठीक है? ये इसके सबसे उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज और उज्जीवन फाइनेंशियल इसकी सब्सिडी है, और इसकी मार्केट कैप तो और भी कम है। तो दोनों में ही मुझे ग्रोथ नजर आती है, ठीक है। अब इसमें रिस्क क्या नजर आता है? देखो, रिस्क कोई नजर नहीं आता मुझे। एज ए डिस्कस मैं आपको पहले बताया था कि ये वीडियो ऑलरेडी मैंने इसको बाय किया था दिवाली के आसपास, और करीब मेरी प्राइस से काफी नीचे है, क्योंकि मैंने इसको 50 से ऊपर बाय किया था। 100% का जो मेरा टारगेट था, मतलब जो टेक्निकल टारगेट मैंने आपका शेयर किया था, वही मेरा टारगेट है, ठीक है। तो रिस्क मुझे कोई नजर नहीं आता, बट हाँ, होल्डिंग का रिस्क हमेशा हर स्टॉक में होता है, कि हमें नहीं पता होता कि जो ये टारगेट है कितने टाइम में है, तो हिट होगा, भले ही फंडामेंटल कितना अच्छा हो। कभी कभी जब रैली आती है, तो वो टारगेट हम एज्यूम कर मान के चलते 6 महीने में, बट हिट वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने में हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फंडामेंटल अच्छे हैं, रियल अच्छा आ रहा है, बट ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट खराब है, तो वो इसी टारगेट को हिट होने में 6 महीने के लगता, साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं। तो इसलिए रिस्क से इतना ही है, और कोई रिस्क मुझे इसमें नजर नहीं आता। और अगर आपको कोई रिस्क नजर आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, तो जिससे मैं भी आपके क्वेरी से सीख सकता हूँ, और उसको डिस्कस कर सकता हूँ एज ए कमेंट रूप में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगता है, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं आपके लिए वीडियो फिर लेकर ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।